Hello, good evening to one and all. This is Uday, and you are watching your channel, that is Devoted Classes. Once more, you are most welcome into Devoted Classes. भाई बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और मैं आज आपके बीच में हाजिर हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सीरीज में ओवरव्यू ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। Previously, I gave you periods of history of English literature. Today, I am going to tell you overview. That is the main idea in brief of history of English literature as far as the ages are concerned. Ages of history of English literature are concerned. So try to understand. बहन, एक बार फिर से आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और आप देखें, आज हम बताएंगे आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का शॉर्ट में मेन थीम क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबके केंद्र में हमारे एजेस आते हैं। मैंने एजेस आपको पिछली बार बताए थे डेट के साथ, वो डेट आप याद रखें। आज हम देखेंगे कि इन एजेस में मेन बातें क्या थी। तो कहेंगे सर ऐसा करने से क्या होगा। हाँ प्यारे दोस्तों, ऐसा करने से आपको एक जनरल आइडिया हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर की हो जाएगी, जिससे आपको हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर समझना आसान होगा। कुछ आपको सहायता जरूर मिलेंगी। तो हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विशेषकर शुरू होता है एंग्लो सैक्सन पीरियड से, जो मैंने डेट आपको बताया था। 450 से शुरू हुआ, 1060 से चला था। इसके बीच में क्या मेन बात थी? पहली बात, यहाँ कोई सिस्टम नहीं था, ओरल ट्रेडिशन थी। वार का जिक्र वगैरह जो भी होता था, ओरल ट्रेडिशन थी, लिटरेशन का यूज होता था, और कोई रिटर्न रिकॉर्ड इसका नहीं था। यहाँ पर इस पीरियड में आपका कोई ज़्यादा विकास इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं हुआ, या हुआ भी तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसमें मुख्य राइटर आपके बीट हो जाएंगे, सिनवुल्फ होंगे, अल्फ्रेड, ओके, कुछ राइटर हैं। और बीवुल्फ जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट रचना है इस एज में, यानी कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, जिसे हम एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं। इसमें कोई खास विकास नहीं, हमने बताया। थोड़ा बहुत एक राइटर हैं बीट, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ एक्लियासिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लिखी, एक्लियासिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल लिखी, जिसमें एंग्लो सैक्सन पीरियड का आइडिया दिया कि कोई ज़्यादा विकास इस चीज़ में नहीं हुआ। तो अब आगे बढ़ेंगे। जो उसके बाद आया एंग्लो नॉर्मन पीरियड, 1066 से शुरू हुआ। इसी को यहाँ से शुरू होता है मॉडर्न मिडिल इंग्लिश, जहाँ तक 1066 से लेकर के 1500 के बीच का पीरियड है, इसको हम मिडिल इंग्लिश भी कहते हैं। और यहीं से आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का सिस्टम से शुरुआत हुई, जहाँ पर हम लीडिंग जो ऑथर पाए जाते हैं, चासर पाए जाते हैं। जेफरी चासर जो यहाँ के लीडिंग ऑथर थे, इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को एक सिस्टम दिया, और यहीं से रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर शुरू हुआ। मतलब सच्ची शुरुआत जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की है, वो एज ऑफ चासर से शुरू हुई, जो कि मिडिल इंग्लिश में आता है। यहाँ का फोकस क्या था? यहाँ का फोकस, यानी इस एज का फोकस रिलीजन था। रिलीजन यूँ कह लो कि सिस्टम से शुरुआत जो लिटरेचर की हुई, वो लिटरेचर धर्म से संबंधित था। फोकस हुआ था रिलीजन। इसी में आपका सबसे बड़ी जो रचना लिखी गई, जो हमारे चासर साहब हैं, लिखा कैंटरबरी टेल्स, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स।
ये सबसे इम्पोर्टेंट रचना इस एज की मानी जाती है। पता होना चाहिए कि जेफरी चासर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जेफरी चासर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री और जेफरी चासर को ही फादर ऑफ लिटरेचर भी कहा जाता है। यही नहीं, इन्हीं को ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल भी कहा जाता है। बहुत सारी टाइटल इनको मिली हुई है। यहाँ सिस्टम से हमारी जो शुरुआत लिटरेचर की या हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर की शुरुआत होती है। यहाँ फोकस क्या था? रिलीजन था, धर्म पर आधारित रचनाएं ज़्यादा लिखी जाती थी। अब इसके बाद अगला ये जाता है आपका रेनेसां पीरियड। मैंने बताया था पिछली बार 1453 से शुरू हुआ और चला है आपका 1660 तक का पीरियड जो रहा है उसे हम कहते हैं रेनेसां पीरियड। इसको हम अर्ली मॉडर्न एज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें आपका फोकस जो धर्म था वो कम हो गया और नई नई चीजें आना शुरू हो गई। कहते हैं ओल्ड ऑर्डर चेंजेस इन प्लेस टू न्यू, गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। जो पुरानी परंपरा है सॉरी हो सकता कभी अच्छी रही हो, लेकिन समय आने पर उसमें परिवर्तन होता है। उसके प्लेस पर नई परंपरा आती है, नया सिद्धांत आता है, नई व्यवस्था आती है। क्योंकि जो पुरानी अच्छी व्यवस्था कभी रही होगी उसमें समय आने पर उसमें भी दोष आ जाते हैं। भगवान खुद ही चाहता है कि परिवर्तन आए। तो जो पहले धर्म कर्म की बात होती थी, सॉरी चर्च वगैरह की बात होती थी, पंडित पुजारी जो है वो भगवान बन बैठे थे, में चर्च में भी करप्शन घुस गया था, लोग जनता को गुमराह करने लग गए, लोग उनकी मनमानी चलने लगी। तो फिर परिवर्तन उसमें आया रेनेसां के रूप में। रेनेसां ने कहा कि जो है हम खुद अपने भाग्य के निर्माता हैं, ज़्यादा असर जो होता है वो मनुष्य के खुद के कर्मों का होता है। हम भगवान तक पहुंचने के लिए स्वतंत्र खुद हैं, किसी बीच की बिचौली की जरूरत नहीं है। अंधविश्वास जो समाज में विशेषकर जो कल्चर में जो क्या कहते हैं करप्शन था वो दूर हुआ और नई न्यू लर्निंग शुरुआत हुई। ह्यूमनिज्म, रिन्यूड इंटरेस्ट इन द न्यू लर्निंग शुरू हुआ और इंडिविजुअलिज्म का भी यहाँ पर शुरुआत हुई। इंडिविजुअलिज्म माने होता है कि जो हम स्वतंत्र हैं अपना भाग्य बनाने के लिए अपने कर्मों के माध्यम से। हमारा इंटरेस्ट भी सर्वोपरि है। हम स्वतंत्र हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं अपना जीवन जीने के लिए, ढंग का जीवन जीने के लिए, ढंग का भाषा या धर्म पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी मंदिर मस्जिद में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपना खुद का दिमाग, खुद का जो है विकास, खुद का जो कल्याण कर सकते हैं, हमारे हाथों में है। और भी अंधविश्वास तमाम प्रकार के थे, धर्म के क्षेत्र में, आपका लिटरेचर के क्षेत्र में और क्या कहते हैं बिजनेस के क्षेत्र में, ट्रेड के क्षेत्र में, सोसाइटी में, सब में जो है नई चीज़ें उत्पन्न हुई, नई लर्निंग की शुरुआत हुई और जो एंटिक्विटी की तरफ लोगों का झुकाव हुआ ये आया था रेनेसां पीरियड में। रेनेसां पीरियड जो है इसमें जो लीडिंग ऑथर हैं विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, आपके बहुत सारे हैं राइटर। लीडिंग ऑथर हैं विलियम शेक्सपियर हैं और आपके जॉन मिल्टन हैं। ओके, इन्होंने समझ लीजिए कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ही एक नया मोड़ दिया, माने तो ज़्यादा विकास इसमें हुआ। इसीलिए इसको विशेषकर जो है रेनेसां पीरियड में जो एलिजाबेथन एज है 1558 से 1603 तक का पीरियड, इसको गोल्डन एज ऑफ हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। विशेषकर ड्रामा और पोएट्री के क्षेत्र में इसको गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है।
और भी उधर आप जॉन मिल्टन आएंगे, जॉन मिल्टन साहब ने कहा नहीं, प्योरिटी सब कुछ है, प्योरिटिज्म का उन्होंने सिद्धांत दिया, हमें मन से प्योर रहना है, पवित्र रहना है। तो पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआत भी इन्होंने जो क्वेश्चन लिखा है उसमें ही इन्होंने शुरू में कहा है जो है हम खुद पवित्र रहें, मन से पवित्र रहें, वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मंदिर में जाएं, मस्जिद में ना जाएं, अगर हम मन से पवित्र हैं तो हम भगवान के बड़े भक्त हैं, जो भी पूजा कर रहे हैं। हमें मन से पवित्र रहना है, प्योरिटी को फॉलो करना है। ये मिल्टन साहब ने कहा, ऐसे भी और सारे राइटर रहे हैं, इन्होंने जो है डिस्कार्ड किया, जो क्या जटिलता थी धर्म के नाम पर, करप्शन था चर्च में, उसको इन्होंने बहिष्कार किया और मनुष्य के व्यवहार की पवित्रता, उसके मन की पवित्रता पर इन्होंने बल दिया। ये बात थी जॉन मिल्टन वगैरह की कहानी, मतलब इसमें बहुत सारा विकास हुआ। ये था एलिजाबेथन एज, उसके बाद विक्टोरियन एज है, कैरोलिन एज है, कॉमनवेल्थ पीरियड है। ये सारे पीरियड, इनका फोकस जो था वो आपके राजा महाराजा थे। वहाँ तो 400 में धर्म था, यहाँ राजा महाराजा हो गए, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है तमाम समाज में जो बुराइयाँ थी, जो अंधविश्वास था, उसको इसमें दूर किया गया और अर्ली मॉडर्न एज यहीं से शुरू हो गया। ये था आपका रेनेसां पीरियड। अब बात करते हैं हम न्यू क्लासिकल एज, इसके बाद अगला एज, मिडिल एज के बाद रेनेसां के बाद न्यू क्लासिकल एज जाएगा। अरे न्यू क्लासिकल एज क्या है? न्यू क्लासिकल एज में आपका आर्टिफिशियल या यूँ कह लो कि फॉर्म पर ज़्यादा फोकस किया गया। जो लिटरेचर था वो शहर की तरफ गया, टाउन की तरफ गया, आर्टिफिशियलिटी उसमें आई, ठूस करके उसमें फॉर्म पर ध्यान दिया गया। वहाँ पर पोएट्री को जटिल कर दिया गया। ड्राइडन साहब और अलेक्जेंडर पोप साहब, ये सब जो है न्यू क्लासिकल एज के जो इम्पोर्टेंट ऑथर्स रहे हैं। इनका मकसद क्या था? हालांकि मनुष्य का फोकस ये भी करते थे, लेकिन ये बनावटीपन यानी आर्टिफिशियली पर ज़्यादा फोकस करते थे। ये मतलब फॉर्म पर ध्यान देते थे, ना कि कंटेंट पर। ओके, इनकी पोएट्री या इनकी जो रचनाएं होती थी वो शहरी जीवन से प्रवृत्ति, सिटी की तरफ थी और कंटेंट पर ध्यान ज़्यादा नहीं देते। ये ध्यान देते थे फॉर्म पर, रिफाइनमेंट पर ये ध्यान देते थे। कहा मतलब ये न्यू क्लासिकल एज क्यों कहा गया? नियो मीन्स एक तो नया होता है, लेकिन यहाँ न्यू में नया नहीं है। नियो मीन्स यहाँ पर है सिंपली फेक, सूडो क्लासिकल। न्यू क्लासिकल मीन्स सूडो क्लासिकल, मीनिंग दे वर ट्राइंग टू फॉलो द क्लासिकल एज, मीनिंग medieval age, Roman. Simply we have Greek and Roman culture, Greek and Roman authors. Okay, they tried to follow, but they could not follow. उन्होंने कोशिश तो किया फॉलो करने की, लेकिन वो बीच में ही लटक गए, क्लासिकल नहीं बन पाए, वैसा नहीं बन पाए। केवल ये दिखावटी पना ही करते रह गए, रिफाइनमेंट करते ही रह गए। उन्होंने कुछ खास जो है अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाए। In other words, you can say that it was full of artificiality. It focused the form, not the content. Okay, ये था न्यू क्लासिकल एज। इसके जो ऑथर की बात करेंगे तो आपको मिलेंगे जॉन ड्राइडन साहब मिलेंगे, उधर अलेक्जेंडर पोप मिलेंगे और डॉक्टर जॉनसन आपको मिलेंगे। इसी एज में आपके हमारे जो अच्छे राइटर रहे हैं अलेक्जेंडर पोप साहब, एशियन मैन इन्होंने लिखा है। क्या कहा उन्होंने? नो देन दाई सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। मतलब ये
बहुत ही व्यंग्यात्मक रूप में मनुष्य का स्वभाव इसमें बता रहे हैं, कैसे अपने आप को बहुत हाई फाई समझता है, लेकिन वो बहुत बड़े में फंसा हुआ है। उसकी औकात क्या है, जो डींग इतना हाँकता है वो जल्दी उसका नाश भी होता है। तो मनुष्य का नेचर जो बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से इन्होंने उसमें बताया हुआ है। तो इन्होंने में ऐसा लिखा हुआ है। और यहीं पर इसी एज में आपके ड्राइडन साहब आते हैं। ड्राइडन साहब जान ही रहे हैं आप, इनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म वी हैव जॉन ड्राइडन। ओके, इसी एज में आपको मिलेगा देखने को। रेस्टोरेशन एज 1660 से डेवलप हुआ, तो यहीं से रेस्टोरेशन कमेटी हुई शुरू हुई, जारी सीरीज हो गए। ओके, और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो वर्क रहे हैं, शी कुड इफ शी कुड, ओके, और बहुत सारे इसमें ऐसे लिखे गए। सटायर इसमें मेन जो है जानर था। सटायर लिखा जाता था, एक दूसरे पर कटाक्ष करते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। हाँ, उसी में उनका सुधार भी होता था। ये था आपका न्यूक्लियसिकल एज, इसमें ये आर्टिफिशियलिटी थी। ओके, अब इसके बाद आपका आता है रोमांटिक एज। रोमांटिक एज क्या है? रोमांटिक एज जो है इन रिएक्शन टू न्यूक्लियसिकल एज वी हैव द रोमांटिक एज। जो फॉर्म की, आर्टिफिशियलिटी की, सिटी लाइफ की, मैकेनिकल जो मशीन की तरह जो जीवन हो गया था, लोग बनावटी जीवन जीने लग गए थे, दिल की कोई बात नहीं करता है, मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस पर ज़्यादा ध्यान देते थे, और जीवन जो उनका मशीन जैसा हो गया था। एंड डिक्शन वॉज वेरी आर्टिफिशियल, पोएट्री वॉज वेरी टफ, इट फोकस द सिटी लाइफ। ओके, सो इन रिएक्शन टू दिस वी हैव द रोमांटिक एज। रोमांटिक एज जब जानते हैं, ये इसमें जो सबका जो इम्पोर्टेंट सबसे राइटर है आपको इसमें है आपके विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। इन्होंने कहा कि टर्न टू द नेचर, मतलब प्रकृति की तरफ मुड़ो। जब आदमी अपसेट हो गया, सोफा सेट, टी सेट्स, टीवी सेट, ऑल वर सेट, बट मैन वाज अपसेट। वी फाइंड इन टी सेट, टीवी सेट, सोफा सेट, ऑल वर सेट, बट मैन वाज अपसेट। तो बिल्कुल वो आर्टिफिशियलिटी में फंस गया था इंसान। तो नारा मिला कि टर्न टू नेचर, यानी कि आप प्रकृति की गोद में जाओ, जहाँ आपको कोई बनावटी नहीं मिलेगा, जहाँ आपको जो बिल्कुल जो नेचुरल पीस मिलेगी, तो वहाँ जाने के लिए कहने लग गए। किसमें? रोमांटिक एज में। यहाँ की जो पोइट्री थी वो फॉर्म पर नहीं, कंटेंट पर फोकस करती थी। वहाँ पोइट्री जो है ऑब्जेक्टिव थी, यहाँ सब्जेक्टिव हो गई, यानी एक मनुष्य इंडिविजुअल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। वहाँ पोइट्री सिटी की तरफ जाती थी, यहाँ गांव तरफ चलने लग गई, शहर की तरफ जहाँ वहाँ जा रही थी, कहाँ पर? न्यूक्लियसिकल एज में, यहाँ जाने लगी कहाँ पर? देहात में, गांव में जाने लग गई। वहाँ की पोइट्री जो थी बहुत कठिन थी, इट वॉज वेरी टफ, द डिक्शन वॉज वेरी टफ, बट हियर द लैंग्वेज बिकेम वेरी सिंपल। वहाँ पोइट्री को टफ बनाने में लोग लगे हुए थे, किसमें? न्यूक्लियसिकल एज में, बट इसमें क्या आ गया? रोमांटिक एज में जो लैंग्वेज हो गई वेरी सिंपल। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा, उन्होंने कहा पोएट्री इज एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स व्हिच टेक्स इट्स ओरिजिन इन द इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। जो डिफिनेशन उन्होंने पोएट्री की दी, क्या कहा इन्होंने इमोशन को फोकस किया। पोएट्री क्या है? एंड स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, हमारे अंदर जो भावनाएं हैं उसका जो उछाल है, उसका जो हम उद्घाटन करते हैं। कब? जब हम कभी पीस में होते हैं, शांति में होते हैं, तो फिर से जब हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं वो बाहर निकलती हैं, पोएट्री उत्पत्ति होती है। कहानी उन्होंने क्या फोकस किया? इमोशन को फोकस किया। पोएट्री इज वेरी नेचुरल, जबकि वहाँ क्या बताया? पोएट्री का है, पोएट्री इज नॉट नेचुरल, इट इज आर्टिफिशियल। किसमें? न्यूक्लियसिकल एज में। तो इस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको, जहाँ वहाँ सिटी थी, यहाँ जो है गांव कर दिया, यहाँ देश कर दिया, यहाँ वहाँ शहर था, यहाँ नेचर, प्रकृति की तरफ गोद में लौटे, टर्न टू नेचर की बात करने लग गए। सो हियर इंडिविजुअल कॉमन मैन बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ द
poetry, but there the king and queen and city, artificial life became the subject of the poetry. Okay, the language are very simple. He said, he defined poetry. A poet is what? A man speaking to man. A poet is what? A poet is who? Just who? A man talking to another man. पोएट क्या है? एक सिंपल आदमी है जो दूसरे आदमी से बात करता है. ओके, मीनिंग ही मेड पोएट्री वेरी सिंपल. ये था आपका रोमांटिक एज, जहाँ पर आपको दो जनरेशन मिलेगी. आगे बढ़ेंगे. एक होती है ओल्डर जनरेशन और एक होती है यंगर जनरेशन. ओल्डर जनरेशन में हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ साहब आएंगे, एस.टी. कोलरिज साहब आएंगे. विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज. ओके, उनके दो राइटर इसमें आएंगे. इसके बाद आता है यंगर जनरेशन में. यंगर जनरेशन में आपके पी.बी. शेली आएंगे, लॉर्ड बायरन आएंगे, और पी.बी. शेली, लॉर्ड बायरन और जॉन कीट्स. ये मुझे तीन इसमें आते हैं. सो हियर वी हैव फोकस ऑफ नेचर, सिंप्लिसिटी and emotion. It was romantic age. It was against the neoclassical age. Okay, so here the rural life became important, but in neoclassical we have the city life more important. Okay, it was romantic age. Now we talk of the Victorian age. See, you can see here we have Victorian age. अब विक्टोरियन एज क्या हुआ? हाँ, ध्यान दीजिएगा, जो आपकी रोमांटिक एज की पोएट्री थी वो आइडियल थी वो. लेकिन यहाँ हम आ रहे हैं जब विक्टोरियन एज में, तो पोएट्री क्या हो गई? ये हो गई आपका रियल. पोएट्री क्या हो गई? रियलिज्म पर फोकस करने लग गई. क्योंकि आदर्श में रहते रहते आदमी पागल हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है. यूटोपिया, खाली यूटोपिया एग्जाम बैठ के सपने देख कुछ होने वाला है क्या? तो उन्होंने इसको रिजेक्ट किया. यहाँ पर रियलिज्म को फोकस किया. हमारा जो डे टू डे लाइफ इसमें फोकस होने लग गया. ओके, पोएट्री बिकेम सिंपली रियल. एंड हियर ऑल्सो वी हैव अनदर थिंग. देयर इज क्लैश बिटवीन द साइंस एंड रिलीजन. साइंस और रिलीजन में क्लैश होने लग गया. एंड अल्टीमेटली देयर वाज क्लैश बिटवीन द साइंस एंड रिलीजन. साइंस shook the religion, meaning science dominated the religion. Okay, materialistic progress became dominant in the Victorian age. There is a term Victorian compromise. Compromise means we have compromise between religion and science, religion and science, and compromise between the single life and married life. Okay, so this is the Victorian age. Important जो राइटर इसमें आने वाले हैं, मिलने वाले हैं आपके मैथ्यू अर्नाल्ड. ओके, we have Matthew Arnold, very famous writer in this age. We have Charles Dickens, Matthew Arnold, and we have some other writers also. Most importantly, we have Matthew Arnold. Okay, in the Victorian age. Charles Dickens also, Matthew Arnold. Charles Dickens, Matthew Arnold, we have most famous writers in the Victorian age. Okay, and we have Alfred Lord Tennyson, this man, Matthew Arnold, and Robert Browning, Matthew Arnold, Alfred Lord Tennyson, and Elizabeth Barrett Browning and Robert Browning. ये कम से कम 3-4 राइटर विक्टोरियन एज में ज़्यादा फेमस हैं. ओके, और इसी विक्टोरियन एज में आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी हुआ. ये जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के रूप में भी जाना जाता है. जहाँ तक बात करते हैं हम विक्टोरियन एज की, यहाँ की जो पोएट्री थी वो
आर्ट्स फॉर लाइफ सेक हो गई। वहाँ किसमें, ये आपका जो रोमांटिक एज था इसमें पोएट्री क्या थी, आर्ट फॉर आर्ट सेक थी, जबकि यहाँ आर्ट फॉर लाइफ सेक हो गई। इसी एज में आपको, इसी विक्टोरियन एज में आपको देखने को मिलेगा क्या, प्री रेफरेटिज एंड वी हैव एस्थेटिसिज्म वी हैव टू focus, we see all these things in this Victorian age. ओके, ये था आपका विक्टोरियन एज। अब बात करते हैं हम मॉडर्न एज की। मॉडर्न एज में क्या था, मॉडर्न एज में आपका दो फेज कर लेते हैं इसका। पहला फेज जो 1901 से लेकर के 1945 तक का था, या 1901 से लेकर के 1950 तक का था, उसके बाद 1950 से ऑनवर्ड्स टिल डेट वी आर लिविंग, इसको दो फेज में करते हैं। तो पहला फेज जो था उसी को मॉडर्न एज कहते हैं, यानी कि 1901 से 1945। इसको भी दो पीरियड में बांटा गया था। आपका एडवर्डियन पीरियड जो कि 1901 से लेकर के 1914 तक का था। ओके, उसके बाद दूसरा 1910 से 1936 तक का पीरियड था, ये था जॉर्जियन एज। इसमें जो बड़ी चीज़ आपको मिलेगी, पहली बात जो बात करते हैं यदि हम लिटरेरी बैकग्राउंड की, तो इसमें क्या था, वार पीरियड, इसमें वार पॉइंट देखने को मिलेंगे। इसी बीच में तो कम से कम दो वार हुई थी, पता आपको, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड 1914 एंड एंडेड इन 1918, सेकेंड 1939 एंड एंडेड इन 1945। ये दो वर्ल्ड वार को इस मॉडर्न एज ने देखा था। इसकी विशेषता क्या थी, इसमें पेसिमिज्म कह सकते हैं, और तरह तरह के जो इसमें जानर जो स्टार्ट हुए थे आपके, इसी को एज ऑफ अनरेस्ट कह सकते हैं, एज ऑफ अनरेस्ट हो सकता है। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इसी में शुरू हुई आपकी, इसी एज में, मॉडर्न एज में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक हुई शुरू। पेसिमिज्म हावी हो गया, जब वार होने लग गई तो जनता जो थी त्राह त्राह करने लग गई, उनका घर छिन गया, कितने जो माताएं विधवा हो गई, कितनी बहनों की चूड़ियाँ टूट गई, इसी में तो हुई थी जब वार हुआ था। आज भी देखिए नागासाकी पर जापान ने जब अमेरिका ने जब 6 और 9 जो भी अगस्त को डाला था बम, कहते आज भी वहाँ के लोग अंधे और लंगड़े बहरे हो रहे हैं, कल उसका इफेक्ट आज भी देखा जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि वार का जो इफेक्ट था इसमें देखने को मिला, और राइटर भी उसी तरह से होने लग गए। वार को लेकर लिखने वाले जो आपके 2-3 राइटर इसमें आपको मिलेंगे, एक विल्फ्रेड ओवेन साहब हैं, रूपर्ट ब्रूक साहब हैं, सिगफ्रेड ससून साहब हैं। ये 3 राइटर वार पोएट के रूप में जाने जाते हैं। ये वार की पीरियड में रहे, वार को इन्होंने देखा, उसमें भारतीय उसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया, उसमें क्या दशा थी इन्होंने उसको फोकस किया। इसी में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक शुरू हुई, यानी साइकोलॉजी का हमें मतलब साइकोलॉजिकल जो लिटरेचर लिखे लग गए, जेम्स जोयस, विलियम जेम्स वगैरह, वर्जीनिया वुल्फ वगैरह, ये जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस टेक्निक को शुरू किया, यानी माइंड को फोकस किया। ठीक है, साइकोलॉजी शुरू में हुई, अल्फ्रेड क्या कहते हैं आपके फ्रायड की साइकोलॉजी का विचार था, इसी में शुरू हुआ, और इसी को फोकस करते हुए आपका आगे चल के स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक शुरू हो गई, जिसमें लिखने वाले राइटर आपको मिलेंगे, आपको मुल्कराजानंद साहब उधर हैं, ओके, वर्जीनिया वुल्फ हैं, जेम्स जोयस हैं, ये सारे जो है इसी टेक्निक में लिखे हैं जो रचनाएं। अच्छा, इसके बाद जो आपका इसी मॉडर्न एज में आपको टी.एस. एलियट साहब मिलेंगे देखने को, जिन्होंने वेस्टलैंड लिखा, द वेस्टलैंड, यानी संसार में कुछ नहीं है, सारा कुछ वेस्टलैंड हो चुका है, न धर्म है, न नीति, न कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, सब आदमी जितने सब जो है भ्रष्ट हो गए हैं, न किसी के प्रति प्रेम है, न किसी के प्रति जो है सहयोग की भावना है, सब स्वार्थी हो गए हैं, पूरा संसार वेस्टलैंड हो चुका है। इसलिए लिखा क्या, द वेस्टलैंड, किसने लिखा, टी.एस. एलियट साहब ने लिखा। और लव सॉन्ग ऑफ द अल्फ्रेड प्रूफ का भी वो भी उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा भाई आज का इंसान क्या है, आज के इंसान पर वो हंसी मजाक कर रहे हैं, उस पर व्यंग कर रहे हैं, उसमें कोई विश्वास नहीं है, उसमें जो है आत्मविश्वास नहीं है, वो बनावटी दुनिया में रह रहा है, ओके, कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ
ना उसके पास बढ़िया कोई कार है, कोई रोजगार कुछ नहीं है। सब जो है आर्टिफिशियल को फोकस करते हुए, उन्होंने व्यंग करते हुए इंसान पर द स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट लिखा हुआ किसने? ये लिखा है टी.एस. एलियट साहब ने। तो इस तरह से मॉडर्न एज में आपको देखने को मिलेगा। इसी में आपको जो कॉमन जो क्या कहते हैं जो जानर था, फ्री वर्स लिखा गया। उधर ब्लैंक वर्स लिखा जाता था, फ्री वर्स होने लग गया। और कोई टेक्निक खास जो है, कोई एक टेक्निक कोई बहुत नहीं बैठे थे, यूनिवर्स की टेक्निक यहाँ पर शुरू हो गई। मैंने बताया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आ गई, उधर फ्री वर्स आ गया। और ड्रामा जो थे वन एक्ट प्ले, जहाँ 5 प्ले लिखे जाया करते थे, यहाँ पर 1 एक्ट प्ले होने लग गए। ओके, 2 एक्ट प्लेस होने लग गए। आपकी जान गाटवर्दी साहब का ड्रामा जिसमें आप ले सकते हैं, उन्होंने क्या लिखा है, कभी कोई 3 एक्ट का है, कोई 2 एक्ट्स का है, शायद ही उनका कोई ड्रामा 5 एक्ट्स का हो। ठीक है, कहानी में छोटी ड्रामा लिखना शुरू हो गया। कहानी मतलब में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। जो फॉर्म था, जो टेक्निक थी पहले वाली, जो सिस्टम चल रहा था, वो सब यहाँ फॉलो नहीं हुआ। और नई नई जो रचनाएँ, नई तरह के जानर, नए नए तरह के फॉर्म शुरू हो गए। अच्छा, इसके बाद इसी में आपका एक टर्म आएगा आगे, अनरेस्ट दिखाएगा, लोग अशांत रहेंगे। किसमें? मॉडर्न एज की बात किया। अच्छा, बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न एज की। पोस्ट मॉडर्न एज में क्या था? पोस्ट मॉडर्न एज में आपका इल इफेक्ट ऑफ द वार्स, इम्पैक्ट ऑफ द वार। भाई जब 1942 में युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद ही तो पोस्ट मॉडर्न एज शुरू हुआ, यानी जिसमें हम लोग रह रहे हैं। ये जो है उसका क्या इफेक्ट पड़ा है 2 युद्धों का, ये सब देखने को आपको मिलेगा। किसमें? पोस्ट मॉडर्न एज में, जिसमें हम लोग आज भी रह रहे हैं। तो उसमें जो है आपको क्या मिला? एक मैजिक रियलिज्म मिला, उधर मेटाफिक्शन मिला, एब्स्ट्रैक्ट ड्रामा, एंग्री यंग मैन जॉन ऑसबर्न साहब ने शुरू किया था, और एब्स्ट्रैक्ट सैमुअल बेकेट वगैरह, है ना, विलियम गोल्डिंग साहब, ओके, वेटिंग फॉर गोडो लिखा। ये सारे क्या हैं? यही तो है, एब्स्ट्रैक्ट थिएटर वगैरह हैं ये सब। एक देखिए एक टर्म आया है मैजिक रियलिज्म। मैजिक रियलिज्म, अब जो नावल जो लिखते हैं उसमें बहुत प्रकार के हॉरर सीन डाल करके उसमें सस्पेंस क्रिएट करेंगे, उसको कहेंगे मैजिक रियलिज्म शुरू हो गया। उसके बाद मेटाफिक्शन क्या है? राइटिंग ऑफ राइटिंग, राइटिंग के बारे में भी राइटिंग लिखेंगे, जो कुछ लिखा गया है उसके बारे में लिखेंगे, उसके अर्थ को कई तरह से जो बताया जाएगा उसे कहेंगे मेटाफिक्शन कहेंगे। उसके बाद एक आया एब्स्ट्रैक्ट ड्रामा। एब्स्ट्रैक्ट ड्रामा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट ड्रामा क्या है? सैमुअल बेकेट साहब, ओके। एब्स्ट्रैक्ट ड्रामा क्या कहते हैं इसमें? इसमें कहते हैं भाई जीवन झंड है फिर भी घमंड है, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। कुछ भी नहीं है भाई, क्या है? कुछ लेके आए, कोई कुछ लेके तो आया नहीं, ना कुछ लेके जाएगा। आदमी यहाँ पर कब खत्म हो जाएगा कोई किसी को पता नहीं है, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। मैंने मानव जन कोई उद्देश्य नहीं है, कोई जो वैल्यू नहीं है। 2 मिनट में उन्हें कहाँ 2 दिन में उसका प्राण चला जाएगा, किसको मालूम। मतलब हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, नथिंगनेस, एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ शो करता है कौन? एब्स्ट्रैक्ट थिएटर, सैमुअल बेकेट साहब ने इसको लिखा है। इतना का बात इसमें की जा रही है, नथिंगनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, फिडिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। कहते हैं ना मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, मैं कुछ सोच रहे होता कुछ है। हम तो सोचे भाई प्रोफेसर हम बने, कुछ नहीं बन पाए। क्या बना है? कितने जो ऐसे से कोई PhD करके बैठा है, कोई 80 साल के हो गए, कुछ नहीं मिला, बेचारे धक्के खा रहे। हमारे एक दोस्त हैं, नाम ही बताएंगे, 60 साल 65 साल उम्र होने वाली है, PhD किए हैं BHU से, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या है ये? कुछ नहीं। मीनिंग फिडिलिटी ऑफ लाइफ, इसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट थिएटर। ये आपको शुरू हुआ किसमें? पोस्ट मॉडर्न एज में। और एक और टर्म आया था लुक बैक इन एंगर, जिसको आज जॉन ऑसबर्न साहब ने लिखा है राइटिंग। और इसमें जो है एंग्री यंग मैन का टर्म आया है, जो अमिताभ बच्चन को मिला हुआ है बॉलीवुड में। अमिताभ बच्चन साहब को एंग्री यंग मैन कहा जाता है। ये टर्म भी कहा आया? पोस्ट मॉडर्न एज में आया है। किसके साथ? जॉन ऑसबर्न के साथ, ओके। उन्होंने जब एक ड्रामा लिखा लुक बैक इन एंगर, ओके। ये क्या शो करता है? जो सामाजिक हमारे ताने बाने, जो सामाजिक जो परंपराएं हैं उस पर एक कटाक्ष करता है, उसी के बारे में फोकस करता है, उस पर जो है दूर करने का, उसको निवारण करने का प्रयास करता है।
लुक बैक इन एंगर, दूसरे वर्ड में कह लीजिए क्या कहते हैं, सामाजिक बुराइयों पर एक फोकस करता है, कैसे दूर किया जाए। इसको अगर समझना अच्छे से तो मुल्कराज आनंद साहब की जी जो है, उधर जान गालवर्दी साहब की जो रचनाएं हैं उसको आप देखें, द वर्क बाई मुल्कराज आनंद। कुली पढ़ लीजिए उनका, किसका, मुल्कराज आनंद साहब का, उनका ऑनरेजेबल पढ़ लीजिए। ओके, गौरी पढ़ लीजिए। इधर आपके जॉर्ज बर्नार्ड साहब भी आएंगे, कुछ हद तक उन्होंने भी फोकस किया है। और हमारे जो जान गालवर्दी साहब तो हैं ही, जान गालवर्दी साहब ने भी तो लिखा हुआ है इसे बुराइयों को लेकर के। ओके, समाज में रही है जो मिडिल क्लास के भी मिडिल क्लास में आप वो भी पैदा हुए थे, मिडिल क्लास की बुराइयां भी उन्होंने की है, जो समाज में बुराइयां थी उन्होंने उस पर फोकस किया हुआ है। ओके, एंड व्हाट इज थिंग वी फाइंड इन द पोस्ट मॉडर्न एज। और मॉडर्न सीरीज में देख लीजिए यार, अमीर अधिक अमीर, गरीब और अधिक गरीब हुए हैं। एक आदमी के पास जो है रहने के लिए घर नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है और पहनने के लिए कपड़े नहीं। एक आदमी जो है हर दिन एक नए कपड़े बदलता है, स्कूल में रहता है, प्लेन से चलता है। एक आदमी के पास साइकिल भी नहीं, तो क्या है, इसी का नाम है एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, या मॉडर्न एज या पोस्ट मॉडर्न एज कह सकते हैं। इसमें हम लोग रह रहे हैं, समाज में खाई जात देख रहे हैं, जात के नाम पर लोग परेशान कर रहे हैं, किसी को अछूत किसी कुछ कहा जा रहा है। सो मेनी प्रॉब्लम्स वी हैव इन द पोस्ट मॉडर्न एज। सो दिस थिंग्स आर फोकस्ड इन द पोस्ट मॉडर्न एज। So, my dear friends, it was the overview of history of English literature. Okay, I hope that you like my video, and if it is good, you just and you are watching my video for the first time, you subscribe, like and share. Thank you very much for being with me. Now, bye bye. See you. Take care.